हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। सो गाइस, आज है हमारी क्लास का डे 3 और आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन इंडिया। इस टॉपिक के साथ हम अपने बिजनेस स्टडीज़ के पहले चैप्टर को ओवर कर देंगे। शाम तक टेलीग्राम, थोड़ी ही देर में टेलीग्राम ग्रुप पर आपके पास ये पूरे नोट्स की फाइल पोस्ट कर दी जाएगी। आप लोग नोट्स पढ़िए, अपनी बुक से पढ़िए। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, उसे कमेंट कर दीजिए या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर पोस्ट कर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन इंडिया। ये बात आप और मैं, हम सभी लोग जानते हैं कि भारत को या हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। उसके पीछे का रीज़न ये है कि इंडिया का जो ट्रेड एंड कॉमर्स सिस्टम था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था एक टाइम पर। इंडिया में अलग अलग ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ थी। इंडिया में यहाँ तक कि एक बैंकिंग सिस्टम भी हुआ करता था। इंडिया में वो हर एक चीज़ थी जो आज के मॉडर्न डे की एमेनिटी है, वो इंडिया में मेडिवल पीरियड में भी अवेलेबल थी। तो इंडिया ट्रेडिंग एंड कॉमर्स हब कैसे था, इंडिया क्यों एक लीडिंग ग्लोबल प्लेयर था मेडिवल पीरियड में भी ट्रेड एंड कॉमर्स के सेक्टर में, वो सब हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। लास्ट टॉपिक हम जो आज की डेट में पढ़ेंगे, आज हम जो लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा कि कैसे पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया ने अपने आप को रेवोल्यूशनाइज करा, चीज़ों को अडेप्ट करा, नई टेक्नोलॉजीज के साथ अडेप्ट करा अपने आप को, और क्या इंडिया की आज की पोजीशन है। सो लेट्स स्टार्ट। द इकोनॉमिक एंड कमर्शियल एवोल्यूशन ऑफ एनी लैंड depends upon its physical environment. This stands true for the Indian subcontinent as a whole, which has Himalayas in the north, bordered by water in the south. इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक और जो कमर्शियल एवोल्यूशन है, यानी जो किसी भी कंट्री में इकोनॉमिक चेंजेस होते हैं या कमर्शियल ट्रेड रिलेटेड कॉमर्स रिलेटेड चेंजेस होते हैं, वो उसकी लैंड पर, उसके जोग्राफिकल फीचर्स पर डिपेंड करती है। और सेम चीज़ इंडिया के लिए भी अप्लाई होती है, क्योंकि इंडिया में मोस्टली हर तरह के जोग्राफी को पाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, नॉर्थ में हिमालयाज़ हैं, मिडल में इंडिया के प्लेन्स हैं। आप गुजरात राजस्थान की साइड जाएंगे तो वहाँ पे डेजर्ट्स हैं, टेरेन्स हैं। साउथ में वाटर है, वाटर बॉडीज़ बहुत ज़्यादा हैं, प्लेट्यूज हैं इंडिया में। तो इंडिया में हर तरह का जोग्राफिकल डाइवर्सिटी है। Coming to the next, network of roads merging into the Silk Route helped in establishing commercial and political contacts with and empires of Asia in particular and world in general. सिल्क रूट के बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा। ये एंशियंट या मेडिवल पीरियड का एक ट्रेड रूट है जो कि बहुत सारे नेशन, सिर्फ इंडिया ही नहीं, बहुत सारी कंट्रीज यूज़ करते थे, लेकिन मेजरली इंडिया इसे यूज़ करता था अपने स्पाइसेस को, और जो इंडिया में सिल्क प्रोड्यूस होता था उसको बाहर सप्लाई करने के लिए। तो जो सिल्क रूट है या जो नेटवर्क ऑफ रोड्स था, जो एक ट्रेड रूट बनाया गया था रोड्स के थ्रू, वो इंडिया को स्पेसिफिकली एशिया के कंट्रीज से कनेक्ट करता था और पूरे वर्ल्ड से इन जनरल कनेक्ट करता था। अब वर्ल्ड इन जनरल का मतलब ये है क्योंकि आप एशिया से कनेक्ट हो रहे हैं, चीज़ें कंट्री टू कंट्री प्रोवाइड की जा सकती हैं। हो सकता है आपने किसी एक कंट्री को भेजा, वो कंट्री किसी दूसरी कंट्री में भेजे, तो इस तरीके से आप पूरे लिंक बना सकते हैं पूरे वर्ल्ड से। कमिंग टू द नेक्स्ट, मैरीटाइम रूट्स linked the east and west by sea and were used for trade of spices, also known as spice route. अब यहाँ पर बात कर रहा है इंडिया के मैरीटाइम ट्रेड की, जो ट्रेड शिप्स के थ्रू हुआ करता था मेजरली स्पाइसेस का, और उस रूट को हम स्पाइस रूट भी कहते हैं। देखो, ईस्ट और वेस्ट की थियोरी आप लोगों ने भी सुनी होगी कि जो मेजरली एशियन अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, इन सबको हम ईस्ट का पार्ट मानते हैं। वहीं जो यूएस है, जो यानी अमेरिकन कॉन्टिनेंट या यूरोपियन कॉन्टिनेंट्स हैं, ये सब वेस्टर्न कंट्रीज़ का पार्ट होते हैं। तो जो स्पाइस रूट है इंडिया का, जो ये मैरीटाइम ट्रेड था जो वाटर के थ्रू होता था, इसको हम स्पाइस रूट इसलिए कहते थे क्योंकि मेजरली इस पर
स्पाइसेस का ट्रेड होता था और ये ईस्टर्न कंट्रीज को वेस्टर्न कंट्रीज से लिंक करता था. ड्यू टू फ्लो ऑफ वेल्थ थ्रू these रूट्स, the chief kingdoms, important trade centers and industrial belt flourished, which in turn further facilitated the progress of domestic and international trade in ancient India. अब क्योंकि इस ट्रेड के थ्रू स्पाइसेस जाते थे यानी फ्लो ऑफ वेल्थ होता था. आप कोई चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसके रिटर्न में आपको पैसे मिलेंगे. तो एक तरीके से इसे हम फ्लो ऑफ वेल्थ कह सकते हैं क्योंकि हम अपना कुछ प्रोडक्टिव रिसोर्स उन्हें सप्लाई कर रहे हैं और वो अपनी करेंसी या हमें गोल्ड, उस टाइम पर गोल्ड, सिल्वर कॉइन्स, इस तरीके की चीज़ें चलती थी तो वो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं. तो इस रूट के बीच में जो भी किंगडम्स आते थे, जो भी ट्रेड सेंटर्स आते थे, जो इस पूरे मैरीटाइम रूट का पार्ट हुआ करते थे, वो फ्लरिश होना स्टार्ट हो गए, यानी वो ग्रो होना स्टार्ट हो गए, जिसकी वजह से डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रेड को एक बूस्ट मिला. Now, commercial cities like Harappa and Mohenjo-daro were founded in 3rd millennium BC. तो देख रहे हो कितनी पुरानी बात कर रहे हैं. BC यानी बिफोर क्राइस्ट. जो अभी टाइम चल रहा है वो AD है, यानी इस टाइम में भी लगभग हम 2024 में हैं, तो ये उससे भी पहले की बातें कर रहा है कि कमर्शियल साइट्स जैसे हरप्पा और मोहनजोदारो जो इंडिया के एंशिएंट सिविलाइजेशन की साइट्स हैं वो 3rd मिलेनियम BC में फाइंड आउट की गई थी. और जो ये सिविलाइजेशंस हैं ये स्टैब्लिश करते थे कमर्शियल कनेक्शंस को विद मेसोपोटामिया. जो मेसोपोटामिया आज के देश में जो आज हमारे ये ईरान इराक की कंट्रीज़ हैं, आई गेस इन माय ओपिनियन जो ईरान इराक की कंट्रीज़ हैं इन्हें हम मेसोपोटामिया कहते हैं. बाकी आप एक बार गूगल कर लेना कि मेसोपोटामिया किस कंट्री को कहते हैं. तो इन कंट्रीज़ के साथ जो है वो कमर्शियल सिटीज़ जो हरप्पा और मोहनजोदारो हैं वो ट्रेड कनेक्शन स्टैब्लिश करने में हेल्प करती थी. और किस चीज़ का ट्रेड करती थी? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, कलर्ड जेमस्टोन, बीड्स, पर्ल, सी शेल्स, टेराकोटा पॉट्स और बहुत सारी चीज़ें. ये जो पीरियड था एंशिएंट सिविलाइजेशन का, इसमें सब्सटैंशियल कमर्शियल एक्टिविटीज़ और अर्बन डेवलपमेंट हुआ इंडिया का. अब पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड मिलिट्री सिक्योरिटी एंशिएंट टाइम्स में यूनाइटेड मोस्ट ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड ट्रेड रेगुलेशंस वर केयरफुली प्लान्ड. देयर वर डाइवर्स टाइप्स ऑफ कॉइन्स एंड वेइंग प्रैक्टिसेस which used to vary from place to place with the help of money and by resorting to certain commonly accepted weights and measures. तो गाइस इस स्लाइड में हमने क्या पढ़ा? हमने इंडिया के एंशिएंट सिविलाइजेशन से मेडिवल सिविलाइजेशन तक के पीरियड के जो ट्रेड एंड कॉमर्स था, जो इंडिया के स्पाइस रूट से लिंक थे, सी रूट से लिंक थे, सिल्क रूट से लिंक थे, इंडिया की जो जोग्राफिकल बाउंड्रीज थी, इंडिया के जो जोग्राफिकल फीचर्स थे, उसके साथ ही उसके जो एंशिएंट सिविलाइजेशन की सिटीज़ थी जैसे कि हरप्पा और मोहनजोदारो, उन सब की क्या इम्पोर्टेंस थी इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ में, इंडियन ट्रेड एंड कॉमर्स को स्टैब्लिश करने में, इंडिया के इंटरनेशनल रिलेशंस को डेवलप करने में क्या उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल था, हमने उसको पढ़ा. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, वी विल बी टॉकिंग अबाउट द इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम. देखो मैंने आप लोगों को बताया था ना, हम आज की डेट में बात करते हैं कि बैंकिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है. बैंकिंग सिस्टम अगर फेल हो जाए तो इकोनॉमीज भी क्रैश हो सकती हैं. और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है 2008. पूरे ग्लोब में, पूरी दुनिया में एक इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था सिर्फ एक बैंक की वजह से. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं आपको कभी बताऊंगा. लेमन ब्रदर्स, आप कभी भी गूगल करके देखना, एक इन्वेस्टमेंट बैंक था लेमन ब्रदर्स, जो यूएस इकोनॉमी और उसके बाद फिर पूरी दुनिया की इकोनॉमी को जो इकोनॉमिक डिप्रेशन में लाने वाला सिर्फ एक बैंक था, लेमन ब्रदर्स. क्या उस बैंक की पूरी स्टोरी थी? मैं आपको कभी डिटेल में टाइम मिलेगा तो बताऊंगा. आप लोग गूगल करके पढ़ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी है. आपको पता चलेगा कि बैंकिंग सिस्टम की इम्पोर्टेंस क्या है किसी भी इकोनॉमी में या किसी वर्ल्ड इकोनॉमी में. अब बात करते हैं इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम की, जो एंशिएंट या मेडिवल पीरियड में बैंकिंग सिस्टम था. तो उस टाइम पर डॉक्यूमेंट सच एज हुंडी एंड चिट्टी वर प्रेवलेंट, जो कि ट्रांजैक्शंस करने में हेल्प करते थे.
बेसिकली जैसे आज के डेट में हम करेंसी यूज़ करते हैं, मनी यूज़ करते हैं, डॉलर यूज़ करते हैं, INR यूज़ करते हैं, तो उस टाइम पर हुंडी और चिट्ठी ये दो इंस्ट्रूमेंट्स थे जो यूज़ किए जाते थे। अब हुंडी क्या होता है? हुंडी इन्वॉल्व्ड अ कॉन्ट्रैक्ट which warrant the payment of money, the promise or order which is unconditional, capable of change through transfer by valid negotiation। यानी कि जो हमारी आज की डेट की नॉर्मल करेंसी है जिसमें कोई कंडीशन नहीं है, हमें कुछ भी परचेज करना है उसको दे सकते हैं, अगर किसी और को हमसे कुछ परचेज करना है तो वो हमें दे सकता है, इसमें कोई भी कंडीशन नहीं है, लेकिन पेमेंट ऑफ मनी की गारंटी है क्योंकि हमने पैसा दे दिया। तो इसी टाइप का हुंडी हुआ करता था, लेकिन कोई करेंसी नहीं हुआ करती थी, वो एक बैंकिंग डॉक्यूमेंट हुआ करता था। फॉर एग्जाम्पल बैंक का चेक, आप चेक कह सकते हो इसको। हम बैंक से चेक इशू करते हैं, किसी को हमें मान लो 10,000 रुपये देने, हमने चेक इशू कर दिया, वो चेक को बैंक में डिपॉजिट करेगा, बैंक उसको पैसे दे देगा। तो ये एक हुंडी डॉक्यूमेंट है जिसमें कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन एक पेमेंट ऑफ मनी की गारंटी है और एक वैलिड डेवलपमेंट है। अब with the development of banking, people began to deposit precious metals with lending individuals functioning as bankers or seeds। अब जैसे जैसे बैंकिंग सिस्टम डेवलप हो रहा था, तो लोगों ने जो उनके पास प्रेशियस मेटल्स है जैसे गोल्ड, सिल्वर या डायमंड्स, उन्हें उन इंडिविजुअल्स के साथ डिपॉजिट करना स्टार्ट कर दिया जो एज अ बैंकर या जिसे हम कहते हैं सीट जमींदार, उनको उनके पास उसे डिपॉजिट करना स्टार्ट कर दिया। Money became an instrument for supplying the manufacturers with the means of producing more goods। इस टाइम पे मनी का इवैल्यूएशन होना स्टार्ट हो गया, मनी इवॉल्व होनी स्टार्ट हो गई और उसको मैन्युफैक्चरर्स को प्रोडक्शन के यूज़ के लिए सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया गया। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हुंडी। तो बेसिकली 8 टाइप्स की हुंडी होती है जिसे 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। पहला दर्शनी और दूसरा मुद्दती। देखो इनका कोई ऐसा मतलब तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि इनका मतलब आपके एक तो कोर्स में भी नहीं है और इनका मतलब जानकर कोई सेंस भी नहीं, इनका मतलब जानना इम्पोर्टेंट भी नहीं है हमारे लिए। बेसिकली हमें ये याद रखना है कि कौन सी हुंडी किस कैटेगरी में आती है। जैसे कि धनी जोग दर्शनी में भी आता है और धनी जोग मुद्दती में भी आता है। सिमिलरली फिरमन जोग दर्शनी में भी आता है और फिरमन जोग मुद्दती में भी आता है। तो अगर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आए कि फिरमन जोग दर्शनी के बारे में बताओ, या फिर हमें हुंडी का फंक्शन दे रखा हो कि हुंडी मेड पेबल टू ऑर्डर, तो हम लिखेंगे फिरमन जोग दर्शनी। अगर एक MCQ क्वेश्चन आ जाए कि हुंडी मेड पेबल टू ऑर्डर, नेम, हमें नाम बताना है, तो हमें ये याद रखना है कि फिरमन जोग दर्शनी और फिरमन जोग मुद्दती में क्या डिफरेंस है। जैसे कि अगर क्वेश्चन आएगा कि हुंडी मेड पेबल टू ऑर्डर बताओ, तो हम लिखेंगे फिरमन जोग दर्शनी। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये वर्ड्स ऐड हो जाते हैं फॉलोइंग अ फिक्स्ड टर्म, यानी एक हुंडी जो पेबल तो होगी ऑन ऑर्डर, लेकिन एक फिक्स्ड टर्म भी उस हुंडी को फॉलो कर रहा होगा, तो वो फिरमन जोग मुद्दती बन जाता है। तो इन सबको पढ़ते हैं एक एक करके। धनी जोग दर्शनी के बारे में बात करते हैं। तो पेबल टू एनी पर्सन, नो लाइबिलिटी ओवर हु रिसीव्ड पेमेंट। तो ये जो हुंडी है ये किसी भी पर्सन को पेबल की दी जा सकती है पेमेंट के एज अ पेमेंट, और इसमें जो पेमेंट रिसीव कर रहा है उस पर कोई भी लाइबिलिटी नहीं होती। वहीं जो सहयोग है ये पेबल टू अ स्पेसिफिक पर्सन है, किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को दी जाती है जो बेसिकली रेस्पेक्टेबल पर्सन होता है, लाइबिलिटी ओवर हु रिसीव्ड पेमेंट, और जो उस पेमेंट को रिसीव करता है, यानी कि जो रेस्पेक्टेबल पर्सन है जो उस हुंडी को रिसीव कर रहा है उसके ऊपर ही लाइबिलिटी होती है। अब जो हुंडी पेबल टू ऑर्डर होती है, यानी जब ऑर्डर दिया जाए तभी उसको एंड कैश किया जाएगा, या उसके बदले में आपको मेटल, प्रीशियस मेटल जैसे गोल्ड, सिल्वर या कोई करेंसी या कुछ भी चीज़ दी जाए, तो उसे फिरमन जोग दर्शनी की कैटेगरी में कहते हैं। या पेबल टू द प्रेजेंटर और बियरर, अगर कोई हुंडी है, इसका मतलब यह है कि जो भी उस हुंडी को प्रेजेंट कर रहा है या जिसके पास भी वो है। फॉर एग्जाम्पल, आप मार्केट गए, आपकी पॉकेट में 10 का नोट रखा हुआ था और वो नोट कहीं रास्ते में गिर गया,
कोई और बंदा आया, उसको वो 10 का नोट मिला, तो क्या वो उस 10 के नोट को यूज़ कर सकता है या नहीं? द आंसर इज यस, वो यूज़ कर सकता है। तो ये हुंडी भी सिर्फ उसी टाइप की हुंडी है, इसलिए इसका नाम है देखनहार, यानी जिसको देखा हमने कि हाँ ये हुंडी इसके पास है, और उस पर जो भी अमाउंट मेंशन है वो आपको पे कर दिया गया, नो मैटर वो किसको एक्चुअली बिलोंग करती है। 10 रुपए का नोट देखा जाए तो आपको बिलोंग करता था क्योंकि वो आपकी जेब से गिरा था, लेकिन अब वो जिस इंसान को मिला, जिसने भी उसको लिया, अब वो 10 रुपए का नोट उसका हुआ। Now coming to the next, Dhani Jog Muddati, payable to any person, no liability over who received payment, but pay over a fixed term. गाइस बेसिकली यानी हम एक चीज़ देख सकते हैं कि जो मुद्दती वाले हुंडी हैं, इनमें फिक्स्ड टर्म का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, यानी इनमें एक फिक्स्ड टर्म होना ज़रूरी है, फिक्स्ड टर्म होना ज़रूरी है। अब बात करते हैं लास्ट हुंडी की, जो है जोखमी। तो ड्रॉन अगेंस्ट dispatched goods, if goods lost in liability, the drawer of the holder bears the cost and the drawee carries no liability, carries no liability। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये हुंडी है, ये डिस्पैच गुड्स, यानी जो गुड्स हमने डिस्पैच कर दिए किसी को आगे प्रोवाइड करने के लिए, जैसे मैं गुड्स प्रोवाइडर हूँ, मैंने गुड्स को डिस्पैच कर दिया अपने यहाँ से आगे किसी थर्ड पार्टी को पहुँचाने के लिए, तो उस केस में ये हुंडी इशू की जाएगी। नाम है इसका जोखमी, यानी कि जो जोखिम किसी रिस्क के लिए इशू की जाती है, वो उस टाइप की ये हुंडी है जो एक रिस्क के लिए, क्योंकि गुड्स डिस्पैच कर दिए गए हैं तो इन ट्रांजिट उनके साथ हो सकता है कुछ लॉस हो जाए, कोई इशू हो जाए, तो उस केस में जो हुंडी इशू की जाती है उसे हम जोखमी कहते हैं। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज rise of intermediaries. Intermediaries provided considerable financial security to the manufacturers by assuming responsibility for risk involved, especially in foreign trade. During Mughal period and days of East India Company, the institution of Jagat Seths also developed and exercised great influence. Commercial and industrial banks later evolved to finance trade and commerce, and agricultural banks to provide short and long-term loans to finance agriculturists. अब ये इंटरमीडियरीज का रोल बता रहा है, इंटरमीडियरीज की इम्पोर्टेंस बता रहा है कि आखिर इंटरमीडियरीज क्यों इम्पोर्टेंट हैं ट्रेड एंड कॉमर्स में। तो एंशियंट पीरियड में क्या होता था, जब फॉरेन ट्रेड होता है या आज भी की डेट में भी, हम बैंक्स जो होते हैं उन्हें इंटरमीडियरीज बनाते हैं जब भी हम कोई फॉरेन ट्रेड करते हैं। रीज़न क्या होता है, बैंक एक स्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो उस पर ट्रस्ट हमारा बहुत ज़्यादा होता है किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल से। तो जो दोनों पार्टीज़ होती हैं, कोई एक नहीं, दोनों पार्टीज़, चाहे जो नेशन ए, मान लो नेशन ए और नेशन बी है, यहाँ से बायर है और यहाँ पर हमारा सेलर है, तो ये दोनों पार्टीज क्या करेंगी, ये अपने कंट्री के बैंक को इन्वॉल्व करेगा और ये अपनी कंट्री के बैंक को इन्वॉल्व करेगा। और क्या करेंगे ये दोनों, ये इन बैंक्स को, अपनी अपनी कंट्रीज के बैंक्स को एज अ गारंटर यूज करेंगे, उनको गारंटर बनाएंगे अपनी ट्रांजैक्शन का। इन केस जो बी है, जो सेलर है, उसने गुड्स ए को प्रोवाइड कर दिया लेकिन ए ने पेमेंट नहीं करी, तो ये जो बैंक्स हैं ये एज अ गारंटर बी की पेमेंट हो जाए इसको इंश्योर करेंगे। वहीं अगर ए ने बी को पेमेंट कर दी लेकिन बी ने गुड्स सप्लाई ही नहीं करे ए को, तो उस केस में भी जो बैंक्स हैं, जो ये दोनों पार्टीज अपने अपने डिपॉजिट्स बैंक के पास करवाएंगी, उस डिपॉजिट को यूज करके ए को कंपनसेट कर देंगे उसके ट्रांजैक्शन के लिए। तो ये इंटरमीडियरीज का रोल था जो कि मुगल पीरियड और ईस्ट इंडिया कंपनीज के
ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम में भी इंडिया में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा था और बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पार्ट था। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रेडिंग कम्युनिटीज। अब ट्रेडिंग कम्युनिटीज क्या होती हैं? जैसे हमने आजकल सुना होगा कि बनिया कम्युनिटी या जाट कम्युनिटी, ये सब होती हैं। तो इसी तरह एंशियंट पीरियड में, मेडिवल पीरियड में ट्रेडिंग की कम्युनिटीज हुआ करती थी और इंडिया में हर पार्ट में अलग अलग ट्रेडिंग कम्युनिटीज डोमिनेट करती थी उस रीजन को। फॉर एग्जांपल, नॉर्दर्न रीजन में पंजाबी और मुल्तानी मर्चेंट्स बहुत ज़्यादा थे। वहीं गुजरात और राजस्थान जैसे स्टेट्स में भट्ट्स जो थे वो मेजर ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ थे गुजरात और राजस्थान जैसे स्टेट्स में। तो ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ जो थी उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल रोल था मेडिवल पीरियड में। वो बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग बिजनेस को हेल्ड करते थे, इन्फ्लुएंस करते थे और बिजनेस में, ट्रेड एंड कॉमर्स में पार्टिसिपेट करते थे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, वी विल बी टॉकिंग अबाउट द ट्रांसपोर्ट। देखो, ट्रांसपोर्ट की बात हम बहुत बार कर चुके हैं और हम ये भी समझ चुके हैं कि ट्रांसपोर्ट इज़ अ लाइफलाइन टू द बिजनेस। सेम चीज़ पहले भी होती थी, क्योंकि लैंड के थ्रू चाहे कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, चाहे वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, गुड्स ट्रांसपोर्ट करना इम्पॉर्टेंट है ट्रेड के लिए, कॉमर्स के लिए, बिजनेस के लिए। अगर गुड्स एक जगह पर ही पड़े रहेंगे तो वो बिजनेस में हेल्पफुल है ही नहीं। तो ट्रांसपोर्ट एज एन ऑक्सिलरी, एज अ सपोर्ट सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स। अब एंशियंट टाइम में क्या होता था, मैरीटाइम ट्रेड जो है वो सबसे बड़ा पार्ट प्ले करता था। जैसे आज की डेट में तो फ्लाइट्स, अगर हमें किसी दूसरी कंट्री में भेजना है तो फ्लाइट से हम छोटे पार्सल्स भेज देते हैं, या अगर हमें विद इन द नेशन भेजना है आज की डेट में इंडिया में तो हम रेलवेज के थ्रू भेजते हैं या ट्रक्स के थ्रू भेजते हैं। लेकिन आज भी अगर कोई बड़े बड़े पार्सल्स हैं, मान लीजिए बड़ी बड़ी मशीनरीज हैं जो बड़े प्लांट्स में इंस्टॉल होनी है और उसे दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करना है, या कोई डिफेंस इक्विपमेंट्स है जिन्हें दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करना है, तो आज भी वो ट्रेड मैरीटाइम रूट के थ्रू किया जाता है। आज भी शिप्स ऐसे बड़ी बड़ी मशीनरीज को कैरी करते हैं, क्योंकि कोई और सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। फ्लाइट्स इतना लोड नहीं ले सकती कि वो इतनी बड़ी मशीनरीज को ट्रेड कर सकें दूसरे नेशन में। An alternate route to India for spices that led to discovery of America by Columbus in the closing years of 15th century, and also brought Vasco da Gama to the shores of Malabar in 1498। जो स्पाइस रूट्स थे इंडिया के, ऑल्टरनेट रूट्स थे बहुत सारे। ये रूट्स जो हैं इन्होंने ना सिर्फ ट्रेड एंड कॉमर्स में हेल्प करी है बल्कि इन्होंने नेशंस की डिस्कवरी में भी हेल्प करी है। जैसे कि कोलंबस अमेरिका पहुंचे थे एट द क्लोज ऑफ 15th सेंचुरी। वास्को ड गामा इंडिया आए थे 1498 में। यानी कि ये रूट्स जो हैं सिर्फ इन्होंने गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प नहीं करी बल्कि लोगों को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करी, डिस्कवरी में हेल्प करी, इनोवेशन में हेल्प करी। नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक इज मर्चेंट कॉर्पोरेशंस। Guilds were autonomous corporations formed to protect the interest of the traders, through which merchant community also derived power and prestige। तो यहाँ पे गिल्ड्स की बात की जा रही है कि गिल्ड्स जो हैं वो ऐसे ऑटोनॉमस कॉरपोरेशंस हैं जो ट्रेडर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। कैसे? क्योंकि एक जो ट्रेडर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में तो हेल्प करते ही हैं, साथ साथ जो मर्चेंट कम्युनिटी है उसके लिए भी पावर और प्रेस्टीज लेकर आते हैं। उसके अलावा मर्चेंट कॉर्पोरेशंस के बारे में यहाँ क्या लिखा है कि ट्रेडर्स हैड टू पे ऑक्ट्रॉय ड्यूटीज दैट वर लिवाइड ऑन मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेड आर्टिकल्स एट वेरिंग रेट्स। आज के डेट में भी हम किसी गुड्स को इम्पोर्ट करते हैं तो उस पर ड्यूटीज़ लगती हैं। ऑक्ट्रॉय टैक्सेस जीएसटी से पहले एप्लीकेबल होते थे गुड्स पर। आफ्टर जीएसटी एक यूनिफाइड टैक्स सिस्टम इंडिया में बनाने के लिए इन सभी टैक्सेस को एबॉलिश कर दिया गया और एक जीएसटी को अप्लाई किया गया।
लेकिन कोई भी गुड्स पहले के टाइम में इंपोर्ट करते थे या हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में भी ट्रांसफ़र करते थे। फॉर एग्जांपल कोई गुड्स उत्तर प्रदेश में प्रोड्यूस हुए और उसको बिहार तक जाना है, तो जब वो बिहार का बॉर्डर क्रॉस कर रहा होगा तो उसको ऑक्ट्रॉय ड्यूटी या टैक्स पे करना पड़ेगा। Custom duties varied according to the commodities and from province to province. Ferry tax was another source of income generation, and the guild chief dealt directly with the king or tax collectors and settled the market toll on behalf of its fellow merchants at a fixed sum of money. तो इस पूरे पैराग्राफ में what we are talking is about the taxation system and what is the role of merchant corporations. हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से गुड्स को ट्रांसफ़र किया जाता था और क्या सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता था टैक्सेस के थ्रू। गवर्नमेंट का किस तरीके से टैक्स को सेटल किया जाता था, तो उसमें हमने पढ़ा गिल्ड्स के बारे में। गिल्ड्स उस टाइम की मर्चेंट कॉरपोरेशंस थी या वो कॉरपोरेशंस थी जो टैक्सेस को कलेक्ट करती थी। जैसे आज की डेट में भी क्या होता है, हम जाते हैं, हम टोल टैक्स भरते हैं तो वो टोल बूथ्स पर कलेक्ट हो जाता है। हम कोई गुड्स परचेज करते हैं तो हम गुड्स जब परचेज करते हैं तो उस गुड्स का टैक्स हम उस सेलर को देकर आते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम कोई भी चीज़ परचेज कर रहे हैं या हमें कोई भी टैक्स भरना तो हम सीधा गवर्नमेंट ऑफिस जा रहे हैं और वहाँ जाके भरते हैं। नहीं, वही चीज़ पुराने टाइम में भी होती थी। गिल्ड्स एक कॉरपोरेशन हुआ करती थी जो कि जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जिसकी ड्यूटी थी, जो इन सब टैक्सेस को कलेक्ट करती थी। एंड जब किसी के पास पावर आती है तो पावर के साथ प्रेस्टीज भी आता है। तो बेसिकली ये कॉरपोरेशन जो हैं वो ट्रेडर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती थी और इसी काम से अपनी पावर और प्रेस्टीज भी डिराइव करती थी। कैसे? ट्रेडर्स के सबसे पहले बात करेंगे ट्रेडर्स के इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट करती थी। तो वो टैक्सेस को एज पर जो सही टैक्सेस अमाउंट है उनको कलेक्ट करती थी, और क्योंकि उनके पास टैक्स कलेक्शन की ड्यूटी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अथॉरिटी थी, तो वो उसी काम से अपने पावर और प्रेस्टीज भी डिटरमाइन करती थी। साथ ही हमने पढ़ा ऑक्ट्रॉय ड्यूटीज़ लगती थी, कस्टम ड्यूटीज़ लगती थी, फेरी टैक्स लगते थे कैटल और कार्ट्स पे, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन पे, और उसके अलावा जो गिल्ड चीफ हुआ करता था, यानी जो इस ऑर्गेनाइजेशन के चीफ हुआ करते थे, वो डायरेक्टली किंग या जो टैक्स कलेक्शन अथॉरिटीज़ थी उनसे डील करते थे और पूरे मार्केट के बेसिस पर टैक्स को सेटल करके आते थे। फॉर एग्जांपल, मैं आज एक अथॉरिटी हूँ, मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू करी, मैं पूरे मार्केट के जितने भी मर्चेंट्स हैं उन सब के बिहाफ पर टैक्स कलेक्ट करता हूँ और डायरेक्ट जो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं उनके पास जाकर नेगोशिएट करके उस टैक्स को पे कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा, एक तो जो मर्चेंट है हमारे, जो हमारे ट्रेडर्स हैं, जो हमारे बिजनेसमैन हैं, उनको टैक्स कलेक्शन और डिपॉजिट की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा जो टैक्स कलेक्शन अथॉरिटीज़ हैं या उस टाइम पर जो राजा महाराजा हुआ करते थे, उनको टैक्स टाइम पर आ रहा है या नहीं, इसके लिए हर किसी इंडिविजुअल के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें पता है अगर हमें टैक्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमें सिर्फ एक अथॉरिटी से कॉन्टैक्ट करना है, वो है गिल्ड्स। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द मेजर ट्रेड सेंटर्स इन इंडिया। तो इंडिया में बहुत सारे ट्रेड सेंटर्स थे, आपको पता है इंडिया का ट्रेड एंड कॉमर्स इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन इंडिया एट द मिडिवल पीरियड टाइम। तो सबसे पहले पाटलिपुत्रा, जो आज की डेट में पटना है, वो एक कमर्शियल टाउन था और स्टोन्स के एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा हब था। बात करते हैं पेशावर की, जो आज की डेट में पाकिस्तान में है, तो ये वूल और इंपोर्ट ऑफ हॉर्सेस का सबसे बड़ा हब था। तक्षशिला, जो आज की डेट में बिहार में है, ये मेजर सेंटर था इंडिया और सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करने के लिए। उसके अलावा तक्षशिला यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे फेमस यूनिवर्सिटीज़ में से एक थी। जो तक्षशिला यूनिवर्सिटीज़ के अगर फाउंडर्स की बात करें तो वो आचार्य चाणक्य थे। चाणक्य के बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ सुना होगा। वो बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। उनको इकोनॉमी की जो नॉलेज थी वो शायद ही दुनिया में कभी किसी के पास दोबारा होगी। उनको पॉलिटिक्स की बहुत अच्छी नॉलेज थी, उनको इकोनॉमिक्स की बहुत नॉलेज थी, उनका अपने कॉन्सेप्ट्स पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड था। तो तक्षशिला
सिर्फ अपने ट्रेड रूट्स या बिजनेसेस के लिए फेमस नहीं है, बल्कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी दुनिया में सबसे हाईली प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ में एक हुआ करती थी। बात करें इंद्रप्रस्था, जो कि दिल्ली है जहाँ पर हम रहते हैं, it was the commercial junction on the Royal Road, where most routes leading to east, west, south and north converge. बेसिकली दिल्ली, आप अगर आप इंडिया का मैप उठाकर देखोगे तो दिल्ली इंडिया के कहीं ना कहीं सेंटर में आता है। नॉर्थ से, ईस्ट से, साउथ से, वेस्ट से, हर तरफ से आप चारों दिशाओं से दिल्ली से कनेक्ट कर सकते हो। मथुरा उत्तर प्रदेश में है। वाराणसी भी एक मेजर हब था। वाराणसी में जो है गोल्ड, सिल्क, क्लॉथ एंड सैंडलवुड वर्कमैनशिप के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था। बेसिकली वाराणसी की टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा फेमस है। आपने बनारसी साड़ियों के बारे में बहुत ज़्यादा सुना होगा। बनारसी साड़ियाँ सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि वर्ल्ड फेमस प्रोडक्ट है। इंडिया बनारसी साड़ियों को एक्सपोर्ट भी करता है। हाँ, फॉरेन में साड़ियों का इतना ज़्यादा कल्चर नहीं है, लेकिन लोग पहनते हैं, बनारसी साड़ियों को पसंद करते हैं। और बनारसी साड़ियाँ स्पेसिफिकली अपने नाम की वजह से, अपनी क्वालिटी की वजह से बिकती हैं। बात करें मिथिला की, तो इट्स स्टैब्लिश ट्रेडिंग कॉलोनीज इन साउथ चाइना, स्पेशली इन यूनान। उज्जैन जो मध्य प्रदेश में है, वो अपने मसलिन और मेलो क्लोथ्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था, जो कि डिफरेंट सेंटर्स, उज्जैन के डिफरेंट सेंटर्स से डिफरेंट कंट्रीज़ में और इंडिया के भी डिफरेंट पार्ट्स में एक्सपोर्ट किया जाता था। सूरत टेक्सटाइल्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। जरी का काम वहाँ पर होता है, गोल्ड बॉर्डर्स बनते हैं। सूरत में कॉटन की मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज़्यादा होती है इंडिया में, इसीलिए सूरत कॉटन का बहुत बड़ा हब है, कॉटन क्लोथ्स का बहुत बड़ा हब है, और ये गुजरात में प्रेजेंट है। बात करें कांची, तो कांचीपुरम की आपने साड़ियाँ सुनी होंगी, कांचीपुरम के पर्ल सुने होंगे, गोल्ड, ग्लास, रेयर स्टोन्स और बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे इन चीज़ों के। ये सब आप लोग पढ़ ही सकते हैं एक एक करके कि किस स्टेट की क्या, किस स्टेट या किस रीजन का क्या गुड्स फेमस थे, क्या एक्सपोर्ट किया जाता था प्रोडक्ट, क्या चीज़ वो इंपोर्ट करते थे। तो ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट टॉपिक पर हम आते हैं, मेजर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। अब हम बात करेंगे कि इंडिया के ऐसे कौन से गुड्स थे जो मेजरली एक्सपोर्ट किए जाते थे दूसरी कंट्रीज़ में, और ऐसे क्या प्रोडक्ट्स थे जो इंडिया इंपोर्ट करता था। तो सबसे पहले बात करें अगर हम एक्सपोर्ट्स की, तो स्पाइसेस, इंडिया के स्पाइसेस पूरी दुनिया में पहले भी फेमस थे और आज भी फेमस है। बल्कि हम इंडिया जो है वो इकलौती ऐसी कंट्रीज है जो मैक्सिमम वैरायटी ऑफ स्पाइसेस को यूज़ करते हैं। आप कभी फॉरेन में जाएंगे ना, तो वहाँ पे खाना जो है वो बहुत ही कम स्पाइसेस के साथ बनाया जाता है, वो बहुत ही कम मसाले अपनी चीज़ों में यूज़ करते हैं। लेकिन इंडिया स्वाद का देश है, हम इतनी वैरायटी के स्पाइसेस यूज़ करते हैं, हम साबुत मसाले यूज़ करते हैं, हम कुटे हुए मसाले यूज़ करते हैं, हम पिसे हुए मसाले यूज़ करते हैं, अलग अलग वैरायटीज़ के मसाले यूज़ करते हैं। तो इंडिया स्पाइसेस का बहुत बड़ा हब था। साथ ही वीट, शुगर, इंडिगो, ओपियम, बताऊंगा नहीं इंडिगो ओपियम क्या होता है, आप लोगों को पता होगा आई गेस। आप लोगों ने ये सब चीज़ें ज्योग्राफी में पढ़ी होंगी, हिस्ट्री में पढ़ी होंगी। कॉटन, एनिमल्स, इंडिया में एनिमल हस्बेंड्री बहुत ज़्यादा होती है। एनिमल और एनिमल प्रोडक्ट्स जैसे एनिमल की स्किन, लेदर, इन सब का भी इंडिया बहुत बड़ा एक्सपोर्टर था। कॉपर, टर्क्योज, ग्रेनाइट्स, ये सब इंडिया के एक्सपोर्ट आइटम्स में थे। अब इंडिया इंपोर्ट क्या करता था, तो हॉर्सेस। इन मेडिवल पीरियड में या एंशिएंट पीरियड में या ब्रिटिश एरा तक भी हॉर्सेस का बहुत ज़्यादा रोल हुआ करता था, क्योंकि आर्मीज वगैरह जो थी वो हॉर्सेस ही यूज़ करती थी राइड करने के लिए। लोग अपने घरों में घोड़ों को बहुत ज़्यादा पालते थे, तो इंडिया हॉर्सेस का बहुत बड़ा इम्पोर्टर था। उसके अलावा चाइनीज सिल्क, बिकॉज ऑफ द कॉस्ट, फ्लेक्स, लिनन, वाइन और कुछ ऐसे प्रेशियस मेटल्स जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, टिन, कॉपर, लेड, इन सब का इंडिया एक मेजर इंपोर्टर था। अब लास्ट टॉपिक क्या है हिस्ट्री में,
तो वो है पोजीशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन वर्ल्ड इकोनॉमी अप टू ईयर 1991। 1991 एक इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है बच्चों। रीज़न, इस पीरियड में इंडिया ने मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया था, जिसे हम आज एलपीजी पॉलिसीज यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के नाम से जानते हैं। इंडिया ने ये रिफॉर्म्स क्यों इंट्रोड्यूस करे थे, इनके पीछे बहुत लंबी स्टोरी है, जिससे हम इकोनॉमिक्स के आपके सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। अगर मैं इन ब्रीफ बताऊं तो इंडिया के पास फंड्स का क्रंच हो गया था। हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे, जो एक इकोनॉमी की स्टेबिलिटी के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, वो बहुत ही कम अमाउंट में बचे थे। और जब हमने आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से हेल्प मांगी तो उनकी जो कंडीशंस होते हैं, आप लोगों ने ये तो सुना होगा कि आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक जब भी कोई बेल आउट पैकेज अनाउंस करता है किसी नेशन के लिए, तो वो कुछ कंडीशंस रखता है। और वो कंडीशंस इसलिए रखता है ताकि वो नेशन एक तो उनका लोन वापस कर सके, दूसरा वो नेशन सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सके। जिस सिचुएशन में वो आज है, जिस इकोनॉमिक क्राइसिस से वो आज गुजर रहा है, उस सिचुएशन में वो कंट्री दोबारा ना आए। तो उनमें से एक कंडीशन ये थी कि हमें एलपीजी पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करना पड़ेगा, हमें लिबरलाइज करना पड़ेगा इंडियन इकोनॉमी को, हमें प्राइवेट कॉम्पिटिटर्स के लिए, प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ के लिए बैरियर्स को रिमूव करना पड़ेगा, और इंडियन इकोनॉमी को ग्लोबल इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो हम पढ़ते हैं, बिटवीन फर्स्ट एंड सेवेंथ सेंचुरी CE, India is estimated to have the largest economy of the ancient and medieval world, controlling about 1/3 and 1/4 of the world's wealth। तो इसका मतलब समझे कि फर्स्ट से सेवेंथ सेंचुरी के बीच में लगभग इंडिया पूरी दुनिया का सबसे बड़ी इकोनॉमी थी। इंडिया इज द लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ दिस वर्ल्ड, जो अराउंड 33% पूरी दुनिया की वेल्थ को कंट्रोल करती थी। तो आप सोचो कि एक कंट्री पूरी दुनिया की अराउंड 35% वेल्थ को कंट्रोल कर रही है, तो कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस उस कंट्री का पूरी दुनिया पर होगा, कितना बड़ा उसका ट्रेड एंड कॉमर्स होगा, और कितनी वेल्दी वो नेशन होगी। द 18th century India was far behind Western Europe in technology, innovation and ideas। लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली 18th सेंचुरी तक, यानी 1800 के जो ईयर्स थे, उसमें इंडिया जो है वो वेस्टर्न यूरोप से बहुत पीछे हो गया था। किन चीज़ों में? टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन में और आइडियाज़ में। क्योंकि हमने मशीनरीज़ को, जो इंडस्ट्रीज़ वहाँ वेस्टर्न कंट्रीज़ में सेटअप हो रही थी, उन चीज़ों को इंडिया में नहीं आने दिया था। इंडिया में उन चीज़ों का इन्फ्लुएंस नहीं था। हम उस पॉइंट पर भी मैनुअली काम करने में बिलीव करते थे। In the mid-18th century, the British Empire began to take roots in India and used revenues generated by the provinces under its rule for purchasing Indian raw materials, spices and goods। अब मिड 18th सेंचुरी में अराउंड 1850s के बाद से क्या हुआ? मिड 18th सेंचुरी में क्या हुआ? अराउंड 1750s के अराउंड ये कह रहा है कि ब्रिटिश कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी इंडिया में, उन्होंने इंडिया के जो भी ट्रेड था, जो भी इंडिया की वेल्थ थी, इनकम थी, रेवेन्यू के सोर्सेज थे, उन सबको कैप्चर करना स्टार्ट करा, और उससे वो इंडिया के ही रॉ मटेरियल्स को और इंडिया के ही जो गुड्स हैं उन्हें परचेज करते थे। ब्रिटिशर्स बेसिकली क्या करते थे, वो इंडिया में रॉ मटेरियल्स क्योंकि बनाना बहुत सस्ता था, मैनुअल एग्रीकल्चर होता था, तो यहाँ से कॉटन और सिल्क वगैरह जैसे रॉ मटेरियल्स को परचेज करते थे बहुत कम प्राइजेज में। यूरोप उसको भेजते थे अपनी कंट्री इंग्लैंड में, वहाँ पर वो फैक्ट्रीज में प्रोसेस होती थी और स्टैंप लग के, ब्रांड का, कंपनी का नाम लगकर वापस इंडिया आती थी सेल होने के लिए, और यहाँ पर उन्हीं चीज़ों को बहुत हायर प्राइसेस में बेचा जाता था। ये चीज़ आज भी होती है, जो कि हमारी गवर्नमेंट हैंडल करने की कोशिश कर रही है थ्रू मेक इन इंडिया प्रोग्राम्स, थ्रू स्किल इंडिया प्रोग्राम्स। क्योंकि आज भी हम रॉ मटेरियल के तो बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं, लेकिन जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं उसके उतने ही बड़े इम्पोर्टर हैं। हम अपनी ही चीज़ दुगने दामों में दूसरी कंट्रीज से खरीद रहे हैं। रीज़न? ब्रांड की वजह से।
Hence, the continuous flow of bullion that used to come on account of foreign trade stopped. अब क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर ने इंडिया की इकोनॉमी को कैप्चर कर लिया था, रेवेन्यू सोर्सेज को कैप्चर कर लिया था और उस पैसे को वो इंडिया में ही यूज कर रहे थे रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए, इसीलिए जो इंडिया का मिडीवल पीरियड में ट्रेड था, प्री ब्रिटिश एरा में ट्रेड था, जिसमें बहुत सारा फॉरेन रिजर्व इंडिया में इनफ्लो होता था, वो फॉरेन ट्रेड के थ्रू रुक गया। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे इज इंडिया बिगिंस टू री इंडस्ट्रियलाइज। सिर्फ 5 मिनट का और हमारी क्लास बची है, सब लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। यहाँ पर हम 1991 के पीरियड से के अराउंड बात करेंगे, जो मैंने आपको बताया, जहाँ पे इंडिया ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करा है, एलपीजी पॉलिसीज को लेकर आया। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया वेंट फॉर सेंट्रलाइज प्लानिंग। इन 1952 फर्स्ट 5-year plan was implemented and importance was given to establishment of modern industries, modern technological and scientific institutes, space and nuclear programs। आपने 5-year प्लान के बारे में सुना होगा। हर 5 साल में गवर्नमेंट एक प्लान लॉन्च करती है जिसमें ये बताया जाता है कि नेक्स्ट 5 years का इंडिया का टारगेट क्या होगा, यानी कि नेक्स्ट 5 years में इंडिया का फोकस किस चीज़ पर होगा। इंडिया ने जो फर्स्ट 5-year प्लान निकाला था उसका फोकस था बेसिकली मॉडर्न इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश करने में, और जो टेक्नोलॉजीज, ये साइंटिफिक फार्मूलाज, इंस्टीट्यूट्स एग्जिस्ट करते हैं बाहर के नेशंस में, उसको स्टैब्लिश करने में, उसको अडॉप्ट करने में। हाउएवर द इंडियन इकोनॉमी कुड नॉट डेवलप एट अ रैपिड पेस ड्यू टू लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, rise in population, huge expenditure on defense and inadequate infrastructure। इंडिया ने 5-year प्लान तो इम्प्लीमेंट करा, उन्होंने एक एक्शन प्लान तैयार करा, लेकिन उस एक्शन प्लान को सही से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, सही से इम्पोज नहीं कर पाए। उसका रीज़न था कि एक तो लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन था। इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर टोटली डिस्ट्रॉय हो चुका था आफ्टर ब्रिटिशर्स लीव इंडिया। तो इंडिया के पास सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर इकलौता ऐसा सेक्टर था जिसमें लोग मेजरली एम्प्लॉय थे। एग्रीकल्चर सेक्टर पे सबसे ज़्यादा इंडियन पॉपुलेशन इंडिपेंडेंस के टाइम पर डिपेंडेंट थी। तो ये एक बहुत बड़ा टास्क था कि किस तरीके से उस सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट को या डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को, यानी जहाँ पर रिक्वायर्ड से ज़्यादा पीपल एंगेज हैं, उस चीज़ को किस तरीके से हैंडल किया जाए। साथ ही क्योंकि इंडियन इकोनॉमी एक स्टेगनेंट इकोनॉमी थी, एक डिसरप्टेड इकोनॉमी थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था कि किस तरीके से सभी प्रॉब्लम्स को टैकल किया जाए, क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन राइज बहुत तेज़ी से हो रहा था। डिफेंस सिस्टम क्रिएट करना बहुत इम्पॉर्टेंट था। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास था नहीं, कैपिटल हमारे पास था नहीं। तो इस वजह से इंडिया का जो प्लान था ग्रो करने का या डेवलप करने का, वो एक्चुअल लेवल पर वो एक्चुअली इम्प्लीमेंट सही से नहीं हो पाया। दस इंडिया रिलाइड हेविली ऑन बोरिंग्स। अब क्योंकि हमारे पास कैपिटल नहीं है तो हमें कहीं ना कहीं से कैपिटल अरेंज करना पड़ेगा। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि बिजनेसेस के पास कैपिटल नहीं होता तो वो बैंक से उसको बोरो करते हैं। सिमिलरली अगर किसी कंट्री के पास कैपिटल नहीं होता तो वो या तो अपने पार्टनर नेशन से कब उसको बोरो करते हैं, या जो वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ जैसे इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनसे बोरो करते हैं। तो इंडिया ने वही चीज़ करी, इंडिया ने बोरो करा और फाइनली अग्रीड टू इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन 1991। टुडे इंडियन इकोनॉमी इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड एंड प्रेफर्ड एफडीआई डेस्टिनेशन। आपने इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, कभी खोलकर देखना, गूगल पर सर्च करना निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में, और लास्ट 1 ईयर का निफ्टी सेंसेक्स का ट्रेंड देखना कि निफ्टी और सेंसेक्स में कितनी ग्रोथ है लास्ट 1 ईयर में। इंडिया का जो एफडीआई है, सिर्फ एफडीआई नहीं, एफआईआई या एफपीआई जैसे हम कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर पीक पर है। उसका रीज़न क्या है वो डिस्कस करना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि इंडिया इस टाइम पर ग्लोबल इकोनॉमी के लिए मोस्ट प्रेफर्ड इन्वेस्टमेंट
डेस्टिनेशन है। लोग यहाँ पर अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाना चाहते हैं, अपनी कंपनी सेटअप करना चाहते हैं, यहाँ पर अपन अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में, इंडिया की कंपनीज में। आपने देखा होगा अमेरिकन एक्सप्रेस ने अभी गुरुग्राम में एक बहुत बड़ा ऑफिस खोला है। रीज़न, इंडिया इज़ अ प्रेफर्ड एफडीआई डेस्टिनेशन। उनको पता है कि अगर वो इंडिया में एक इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं तो उसको उसका रिटर्न मिलेगा। इंडिया के पास लेबर, क्वालिटी लेबर है जो कि एक अफोर्डेबल प्राइजेज में, अफोर्डेबल वेजेस में अवेलेबल है। फॉरेन में अमेरिकन एक्सप्रेस बेसिकली यूएस बेस्ड कंपनी है, वहाँ पर जो वेजेस हैं और जो क्वालिटी है, एक्सपर्टीज़ है जो लोगों की, वही सेम लेवल ऑफ एक्सपर्टीज़ या उससे थोड़ी एडवांस लेवल ही इंडिया में भी अवेलेबल है, लेकिन वेजेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और यही रीज़न है कि इंडिया एक प्रेफर्ड एफडीआई डेस्टिनेशन बनता जा रहा है ग्लोबल इंडस्ट्रीज़ के लिए। द रीसेंट इनिशिएटिव्स ऑफ गवर्नमेंट such as Make in India, Skill India, Digital India, and FTP, Foreign Trade Policies of India, is expected to help the economy in terms of exports and imports and trade balance. जो हमने अभी बात करी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो स्कीम्स लॉन्च हुई हैं, जैसे कि मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये सब जो स्किल्स हैं, ये ट्रेड एंड कॉमर्स को डेवलप करने के लिए, ये इंडिविजुअल स्किल्स को डेवलप करने के लिए हैं। ये हर एक इंडिविजुअल को ग्रोथ ओरिएंटेड बनाने के लिए, हर एक इंडिविजुअल की स्किल डेवलप करने के लिए। अभी इकोनॉमिक सर्वे आया है 2023-2024 का, आप लोग उसको जाकर देखना। अभी लास्ट वीक प्रेजेंट किया है जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं मिसेस निर्मला सीतारमन जी ने। उसमें ये रिपोर्ट है, ये एक्चुअल सर्वे का रिजल्ट है कि 51% जो ग्रेजुएट्स हैं वो अनएम्प्लॉयबल हैं। अनएम्प्लॉयबल का मतलब आप लोग समझते हैं कि वो एम्प्लॉय करने के लिए केपेबल ही नहीं है, यानी उनके पास वो स्किल ही नहीं है 51% ग्रेजुएट्स के पास इंडिया में, कि वो किसी भी इंडस्ट्री में या किसी भी जॉब के लिए रिलेवेंट हैं या किसी भी जॉब के लिए उनके पास रिक्वायर्ड स्किल्स हैं। और ये बहुत बड़ा ह्यूज सेटबैक है, क्योंकि आप लोग ग्रेजुएशन तक पढ़ाई कर रहे हैं और उसके बाद अगर आपको ये कहा जाए कि आपके स्किल सेट किसी भी जॉब प्रोफाइल से मैच ही नहीं कर रहे, देन इट इज़ अ मैटर ऑफ थॉट। ये सोचने वाली बात है कि आखिर आज के टाइम में कौन से ऐसे डिमांडिंग स्किल्स हैं, क्या ऐसी चीज़ है जो जॉब मार्केट को इन्फ्लुएंस कर रही है। और इसीलिए कहा जाता है कि सिर्फ किताबों पर मत चलो, कुछ ना कुछ कोर्सेज आप लोग करते रहो, कुछ सीखते रहो, दुनिया के बारे में नॉलेज लेते रहो। जैसे मैंने आपको इकोनॉमिक सर्वे के बारे में बताया, तो मैंने भी इस चीज़ को कहीं पढ़ा ही होगा। तो बहुत सारे कोर्सेज हैं आजकल, फ्री कोर्सेज होते हैं, लाइव इंटर्नशिप्स होती हैं, लाइव प्रोजेक्ट्स होते हैं। उसके अलावा एक्सेल है, पावर पॉइंट है, डिजिटल मार्केटिंग है। आपको जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट है उसके बारे में सीखो, यूट्यूब पर सीखो, कोर्सेज ज्वाइन करो, फ्री में बहुत कंटेंट अवेलेबल है, उन सबको सीखो, पढ़ो। सिर्फ और सिर्फ अगर आप लोग सोचोगे ना कि मैं ये पढ़ लूँगा और एग्ज़ाम दे दूँगा और मैं पास होता चला जाऊँगा और मेरे को जॉब मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं है। डायनेमिक एनवायरनमेंट हर किसी के लिए है, एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, स्किल्स की डिमांड आज की डेट में मैक्सिमम है। आप सिर्फ ग्रेजुएट हो, लेकिन अगर आपने कोई अच्छा कोर्स कर रखा है, फॉर एग्जांपल पावर बीआई एक कोर्स है, या फिर डेटा एनालिटिक्स ने के बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा। आप ग्रेजुएट हो लेकिन आपने डेटा एनालिटिक्स का कोर्स कर रखा है, आपकी डेटा एनालिटिक्स पे कमांड है, तो आपको एक पोस्ट ग्रेजुएट जो पर्सन है जिसने सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन तक करी है, उससे ज़्यादा पैकेज मिल सकता है, क्योंकि आप अंडर ग्रेजुएट हो प्लस आपने डेटा एनालिटिक्स कर रखा है। तो स्किल्स सीखो, जितनी सीख सकते हो उतनी ज़्यादा सीखो। आप लोगों के पास अभी टाइम है, अभी तो आप 11th क्लास में हो, बोर्ड एग्ज़ाम का भी आपके पास कोई प्रेशर नहीं है, तो अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करो, लेकिन बीच में जब भी टाइम मिले, दिन में 1 घंटे 2 घंटे स्किल्स को सीखो। एक्सेल सीखो, पावर पॉइंट सीखो, डाटा एनालिटिक्स के बारे में पढ़ो, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पढ़ो, फाइनेंस के बारे में पढ़ो, स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ो।
एटलीस्ट न्यूज़ तो पढ़ो, ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए ना कि चल क्या रहा है इकोनॉमी में। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज का हमारा टॉपिक खत्म होता है, इसी के साथ हम बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 1 ओवर करते हैं। नोट्स थोड़ी ही देर में टेलीग्राम ग्रुप पर आ जाएंगे, इसको अच्छे से पढ़िएगा, अपनी बुक अच्छे से पढ़िएगा। फिर से कह रहा हूँ, कोई डाउट है डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज कर दीजिएगा, गूगल फॉर्म आएगा उसमें पोस्ट कर दीजिएगा, गूगल फॉर्म में सेंड कर दीजिएगा। पढ़िए, डाउट पूछिए एंड डू एक्सेल इन योर लाइफ। थैंक यू ऑल, गुड बाय, मिलते हैं आप सभी से जल्दी।